पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है। देखिए, आपने बात सही कही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और जैसे जैसे हमारा गठबंधन और मजबूत होगा, जैसे मुंबई में 26 से 28 हुए थे और 28 से बहुत जल्द और भी दल जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से बातें भी चल रही हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना जरूरी है। क्योंकि गठबंधन सिर्फ ऐसे नहीं हो जाता ना कि मोदी जी ने बुला लिया और किसी को साथ गठबंधन कर लिया। ये बहुत ही डेमोक्रेटिक सेटअप में ये गठबंधन बनाया गया है, जिसमें हर पार्टी के साथ साथ हर राज्य के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। तो ये एक जटिल काम है, ये बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की अपनी एक मांग है, कश्मीर में अपनी एक समस्या होगी, पूर्वोत्तर की अपनी एक समस्या होगी। तो उन सभी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर जैसे शुरुआत में बात हुई, सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। पर्दे के पीछे भी नहीं बात हुई है। ये बहुत ही लेटर स्टेज का मामला है, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले हमें एक कॉमन मिनिमम, एक कॉमन एजेंडा पर एक साथ आना होगा। वरना कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। क्योंकि चलिए, डिक्टेटर वाला एक गठबंधन आप बना लीजिए, जहां आपके पास पूर्ण बहुमत है, वहां आपने 5 7 10 20 दल को जोड़ लिया और आप जो भी डिक्टेट कर देंगे उनको मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो रीजनल प्लेयर्स हैं, बहुत स्ट्रांग हैं अपनी अपनी जगहों पर। कांग्रेस, जरूर जरूर बात है कि कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में है, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी है जो बिहार में ताकतवर है, समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में ताकतवर है, शिवसेना है महाराष्ट्र में ताकतवर। तो ऐसे कई सारे दल हैं, तो उनको एक पेज पर आना के लिए ऐसे मीटिंगों की दौरे लगातार आप देखते रहेंगे कि मिलते जा रहे हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया समिति की बैठक हो चुकी है, मीडिया समिति की 2 बैठक हो चुकी है, एक मुंबई में बैठक हो चुकी है, एक दिल्ली में बैठक हो चुकी है। और लगातार हम अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मोदी को हराने का चुनाव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोदी कोई खुदा नहीं है जिन्हें हराना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो इस देश को बचाना, इस देश के आईन को बचाने की बात है। जो आज सोसाइटी के अंदर एक नफरत फैल गई है कि जो लोग बचपन से खेल कूद कर साथ में बड़े हुए, स्कूलों में साथ में पढ़े, उनके बीच में कभी नफरत नहीं थी, आज एक दूसरे को गालियां देते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो वो देश हम नहीं चाहते। हम भगत सिंह का, अंबेडकर का, नेहरू का, गांधी का, सरदार पटेल का देश बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जटिल काम है। जो शैतानी ताकतें होती हैं वो जरूर मजबूत होती हैं, लेकिन जीत हमेशा ही सत्य की होती है। और वो होगा, आप देखते जाइए किस तरह का। और ये गठबंधन जो हमने बनाया है, ये ईगो से रहित गठबंधन है। इसमें हम लोग अपना हम्म। नुकसान करके भी अगर देश को बचाना पड़ेगा तो हम आगे आने को तैयार हैं। ये सीट शेयरिंग की इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कॉमन एजेंडा की लड़ाई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लड़ाई है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश को बेरोजगारी में ढकेला, आज देश का ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 1% लोग के पास इस देश का 40% वेल्थ है, जो बेहद कितना खतरनाक है। अगर ये संख्या बढ़ती जाएगी तो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस मोनोपोली को तोड़ना और एमएसएमई से लेकर छोटे रेडी पटरी वाले का भी विकास हो, वो भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और उसी को लेकर हमारी बातचीत आज 4 बजे शरद पवार जी के यहाँ हो रही है। वो कॉमन एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमारे मैनिफेस्टो को किस तरह डेवलप किया जाएगा, उस पर बात होगी। सीट शेयरिंग को लेकर अभी हमारी कोई चर्चा नहीं है। जी। आदित्य, में इससे पहले मैं आपके पास प्लान करने की भी पूरी कोशिश की जाती है। प्रशांत था, हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही मीटिंग का की बात आती है कि मीटिंग होने जा रही है इंडिया अलायंस की, हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह की एक बौखलाहट जो है वो शुरू हो जाती है। वो या तो कोई कोई ना कोई शगुफा छेड़ देते हैं, और एक जैसे कहते हैं कि हवा में एक गुब्बारा वो छोड़ते हैं और देखते हैं कि कितनी ऊंची उसकी उड़ान है। और जब लगता है कि नहीं ज्यादा उड़ पा रहा है तो फिर उसे फोड़ दिया जाता है। यही हमने देखा लगातार। चाहे वो 18 से 22 तारीख का स्पेशल सेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, इंडिया वर्सेस भारत की बात हो, ये तमाम चीजें तब की गई हैं जब ये लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक तरह से न्यूज में है। तो ये तो साफ तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर, नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना है, वो परेशान है कि इतने दल आखिर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं आगे आने वाले वक्त में? क्योंकि आपको पता है कि अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस सब के तो आपको जो दल इकट्ठा हुए हैं उनको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है, वो हो भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एकजुट हैं वो। लेकिन इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन के आगे चुनौतियां जो है आगे आने वाले वक्त में पेश आ सकती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप सत्ता से लड़ते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और सरकार के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है,
तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जिसका वो दुरुपयोग कर कर किसी का न किसी तरीके से लोगों को दबाने का झुकाने का काम करते हैं। जो कि प्राइम एग्जांपल आपके लिए महाराष्ट्र है। जो प्रताप सरनाइक, जो हसन मुशर्रफ एक समय में भ्रष्टाचारी थे, ईडी की जांच हो रही थी उनके खिलाफ, अब वो मंत्री बन गए हैं। अब वो शिवसेना ने आकर यहाँ मर्ज कर दिया। वो ईडी के जोर पर ही हुआ। बहुत सारी जगह हमने ये मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी देखी है बीजेपी की, कि वो दुरुपयोग कर कर किसी भी तरीके से सरकार को डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं या किसी को जेल भेज दें। जैसे नवाब मलिक साहब लगभग साल भर से ज्यादा वो जेल में रहे, और अब वो वापस आ गए हैं। और वापस भी आ गए हैं तो वो अजित पवार के कैंप को ज्वाइन किया। तो ये बताता है कि अगर आप समझौता कर लें बीजेपी के साथ, तो हो सकता है कि आपके ऊपर से ईडी की भी नजर हट जाएगी या सीबीआई की नजर हट जाएगी। चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब देश का मिजाज बदल रहा है। राहुल गांधी जी के लिए मैं 2014 से मैं देखता था कि राहुल गांधी के लिए एक तरीके का जो दुष्प्रचार किया गया, जिस प्रकार उन्हें एक तरीके से कमअकल पेश करने की कोशिश की गई मीडिया में खास तौर पर, और बहुत सारे नेता मंचों से उन्हें तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन अभी इसी देश में जो लोग राहुल गांधी के लिए उल्टा सीधा बोलते थे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हीं बीच में अगर हम जाकर देखें तो उनका परसेप्शन बदला है। और सिर्फ परसेप्शन हम्म। बदलने का कारण सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का अत्याचार है। जो लोग 400 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 देने पे मजबूर है। 70 रुपए का पेट्रोल पर स्मृति ईरानी जी सड़क पर निकल जाती थी, आज 96 रुपीज पेट्रोल भराना पड़ता है। एजुकेशन की फीस महंगी हो गई है। मैं खास तौर पर बताऊं, मैं जब आईआईएमसी में पढ़ने आया था तो मेरी फीस 68,000 थी, और मेरे ही सामने आज के डेट में 1,18,000 रुपए फीस है। तो मेरे देखते देखते ही किसी संस्थान में अगर 50,000 फीस बढ़ रही है, तो ये मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी कई जगह पे अपनाई गई होगी। कपड़ा महंगा हुआ है इस देश के अंदर, दाल महंगा हुआ है। अभी मैंने एक तुअर का दाल मैं खरीद के लाया हूँ, 224 रुपए किलो। मैं नहीं जानता था कि उस जमाने में 224 रुपए किलो दाल होती थी। तो आम जनता इस बात को समझ रही है। जो फैक्टर हम्म। नरेंद्र मोदी को ड्राइव कर रहा है, जो कुछ लोग आपको नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक दिख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को G20 या फिर विश्व गुरु या फिर विदेश नीति के रूप में नहीं पसंद करते। उनका प्रमुख कारण नरेंद्र मोदी के लिए है कि हेट अगेंस्ट माइनॉरिटी, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हेट्रेड है, वो हेट्रेड उस कम्युनिटी को ड्राइव कर रही है, उस वोटर को ड्राइव कर रही है मोदी के पक्ष में। ऐसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जो 18 साल का युवक कट्टर हिंदू बनकर सड़क पर घूम रहा था, वो अब 28 साल का हो गया है। अब उसका बच्चा जूनियर केजी में चला गया है। अब उसे सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, तो उसे समझ में भी आ रहा है। तो राइट विंग का जो साइकिल है वो बहुत लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन के नाम पर ही आ सकते हैं। ये कभी भी कंस्ट्रक्टिव चीजों के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकते। पर किसानों ने दिखाया कि नरेंद्र मोदी कितना भी निरंकुश हो जाए, उन्हें झुकाया जा सकता है। सीए एनआरसी की ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते थे, आज तक ये लागू नहीं कर पाए। गृह मंत्री ने हम्म। कितना बोला, लेकिन इस देश के नागरिकों ने दिखाया। तो वो भी ये जानते कि इनका ये जो प्रोपेगेंडा है उसमें हर आदमी नहीं आ रहा, और जो आ भी गया था वो भी बाहर आ रहा है। लोगों के परसेप्शन बदल रहे हैं। एमएसपी की अब बात होगी, अब एजुकेशन की बात होगी। आप विश्व गुरु सिर्फ इसलिए नहीं बन जाएंगे कि आप G20 कर लिया आपने। अगले साल ब्राजील कर रहा है, तो क्या ब्राजील अगले साल विश्व गुरु बन जाएगा क्या? क्या इससे पहले जापान ने किया या अर्जेंटीना ने किया, वो विश्व गुरु बन गए क्या? तो ये मजाक हो रहा है देश के अंदर। और जो देश ने 400-400 करोड़ 600-600 करोड़ में G20 का आयोजन किया, उसी के लिए हमारे हम्म। प्रधानमंत्री जी ने 4100 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया। जबकि यूनियन बजट में इसके लिए 990 करोड़ रुपए के आसपास एलोकेशन था। उसके बावजूद भी 400 गुना ज्यादा स्पेंड किया वो देश के मुकाबले जिनकी जीडीपी कहाँ है। और आज ये सोशल मीडिया का जमाना है। कोई आज गोदी मीडिया पर जी। निर्भर नहीं है। आज अल्टरनेटिव मीडिया, सबल्टन मीडिया, बहुत सारे लोग, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आज समाज में बात कर रहे हैं, और लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। ये तो बता रहे हैं भारत विश्वगुरु बन गया, लेकिन वहीं हंगर इंडेक्स में हम पीछे नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है, देश समझ रहा है, टाइम लग रहा है। एक जो हेट्रेड है, उस हेट्रेड की चादर थोड़ी मोटी होती है, तो उसको हटाने में थोड़ा वक्त हम्म। लगता है। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। और अगर इतनी ही नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ताकतवर नहीं है, तो वो इंडिया का नाम बदल के अपने नाम के आगे भारत क्यों लिखिए? ये डेस्परेशन दिखाता है कि डेस्परेशन में आपने भारत चेंज कर दिया। इंडिया एक इक्विटी है, विदेश में ग्लोबल इक्विटी है। आप अमेरिका जाती हैं, लंदन जाती हैं, आप वहां कहिए मैं भारत से हूं, कोई नहीं बता पाएगा आप भारत से। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया से हूँ। और ये हम्म। इक्विटी है, ये इंडिया भारत, ये हमारी विरासत है, ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं है। और इसकी विरासत को जी। बचाने के लिए आज लोग सामने आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है। और ये डेस्परेशन जो दिख रहा है बीच में, ये जो डीएमके का मामला उठाया इन्होंने,
ये सारे डेस्परेशन है और इनको मुंह की खानी पड़ी। मोहन भागवत ने सामने आकर बताया कि हाँ, हमने 2000 साल अत्याचार किए। तो मैं तो बधाई देता हूँ कि हम जितने लोग भी हैं पूरी दुनिया में, जो लोग ऑपरेसर हैं, वो अगर स्वीकार करें तो समाज अच्छा बनेगा। और ये बदलाव की बयार है। और आप देखिएगा, ये 1 साल की बात है, अगली गर्मी नरेंद्र मोदी जी गुजरात में देखेंगे। सही है। और जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि डीएमके ने जो स्टैंड लिया है उस वो पूरी तरीके से असर्ट है, वो अपनी बात पर कायम है। देखिए, बहुत सारे लोग ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि इससे इंडिया गठबंधन को जो नॉर्थ में है वो बहुत फर्क पड़ेगा, या उनके लिए एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर ये बात सच होती तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात नहीं कहनी पड़ती। वो खुद डर गए इस बात से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है जिस पर बहस नहीं हो रही है। कास्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे देश में, जिस पर कम बहस हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है। क्योंकि इनइक्वालिटीज पर जितनी बहस होगी उसके सोल्यूशंस भी खोजने होंगे, और सोल्यूशंस में उनकी जो कुरीतियां हैं उन पर हमला भी होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। उसमें अगर कोई कुरीतियां हैं, अगर उसको रिफॉर्म करना है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। क्रिटिसाइज उसका पहला स्टेप होता है। अगर इंडिया गठबंधन पर इसका फर्क पड़ता तो यकीनन मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे लगता है कि मोहन भागवत का प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर बताता है कि सर, इससे एनडीए बैकफुट पर गया और उन्हें आकर ये कहना पड़ा कि समाज के अंदर एक वर्ग को 2000 साल तक अत्याचार किया गया। जब वो 2000 साल कहते हैं तो 2000 साल पहले ना ब्रिटिश इस देश में थे, ना मुगल इस देश में थे, ना कोई और था। 2000 साल पहले इस देश में कोई बाहर से व्यक्ति नहीं था, तो कौन अत्याचार कर रहा था? ये साफ तौर पर मोहन भागवत के बयान से साबित हो जाता है। और उदय स्टैलिन या ए राजा के बयान को हम एक तरीके से इंटरनल क्रिटिकल, ये हिंदू धर्म के भीतर ही एक इंटरनल क्रिटिक है। ये कोई बाहर का व्यक्ति आके क्रिटिक नहीं कर रहा है, ये कोई किसी मुसलमान या किसी ईसाई ने नहीं बात बोली है। ये उसी फोल्ड के बीच का एक व्यक्ति उठकर ये बात कह रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई रिफॉर्म है और वो रिफॉर्म की जरूरत है तो उसको रिफॉर्म होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी को आगे करके बीजेपी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पर उसको कोई फायदा हुआ नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ये देश, इस देश का जो बहुजन समाज है, वो इस बात को समझ रहा है कि अत्याचार अगर हुआ है तो उसका निवारण होना चाहिए, उसका कॉम्पनसेशन होना चाहिए। विदाउट जस्टिस देर इज नो इक्वालिटी। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम इक्वालिटी ला देंगे तो विदाउट जस्टिस देर विल बी नो इक्वालिटी, इन केस ऑफ जेंडर, इन केस ऑफ कास्ट, इन केस ऑफ एनीथिंग। मतलब अगर आप महिलाओं की बात करें, हम लोग तो कहते हैं महिलाओं को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी से पहले उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर वो जस्टिस नहीं मिलेगा तो इक्वालिटी किसी काम की नहीं रहेगी, वो रिवर्स ऑपरेशन में बदल जाएगा एक ना एक दिन। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो बीजेपी वालों को नहीं समझ में आएगा। वो लोगों के आरएसएस की शाखाओं में ये सारी बातें नहीं समझाई जाती कि जेंडर जस्टिस क्या है, कास्ट जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को किस तरीके से खत्म किया जाए। ये ग्लोबल बातें हैं, ये दुनिया को बेहतरीन बनाने की बातें हैं, जो वो शायद नहीं समझ सकते। लेकिन मेरी मित्र पूजा इससे पहले बात कर रहे थे कि मीडिया पर किस प्रकार हमला हो रहा है करना। अब हम लोगों ने रिबटल करना शुरू किया है। चूंकि मैं इंडिया गठबंधन के मीडिया वर्किंग कमेटी का भी सदस्य हूँ, जो गठबंधन के सभी दलों का बना हुआ है। और मीडिया पर बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है हमारी मीटिंग में। और मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, मुझे एहतराम भी करना है इस ग्रुप के रूल का। लेकिन आपको शाम तक या कल तक एक बहुत बेहतरीन खबर मिलेगी गोदी मीडिया को लेकर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। बहुत कड़ा स्टेप है, लेकिन ये बहुत जरूरी स्टेप है। ये देश के लिए बहुत जरूरी स्टेप है। जी, चलिए मैं ये कह सकती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर